नमस्कार। कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। साथियों, हमने इसके पहले की वीडियोज़ में हमने देखा भारत निर्वाचन आयोग, उसके बाद हमने उसके MCQ लगाए, उसके बाद हमने देखा राज्य निर्वाचन आयोग, साथ में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा, उसके भी MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने हल किए। उसके बाद हमने पढ़ा संघ लोक सेवा आयोग के बारे में और उसके भी वस्तुनिष्ठ जो महत्वपूर्ण और संभावित हैं उनके बारे में हमने चर्चा करी। आज हम देखेंगे राज्य का जो लोक सेवा आयोग है और उसमें विशेष तौर पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में देखेंगे, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसके यूनिट जो 10 है उसका पार्ट 4 जो है चैप्टर 4 है, उसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में बात की गई है। तो आज हम समझेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या है, कैसी संस्था है, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, इसका कार्य क्या है, और इन समस्त आयामों को हम परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। महत्वपूर्ण हमारे एग्ज़ाम में जो ये सिलेबस है यूनिट 10, इसको हम धीरे धीरे कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपको लोगों में दिख रहा है पहली स्लाइड में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्यमेव जयते, और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ये लोगो है। तो हमको आज क्या पढ़ना है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में। आइए हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में हम किस स्तर तक जाएंगे, कैसे इसका आगे हमारे पढ़ने की भूमिका क्या होगी, क्या आयाम होंगे। आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका फुल फॉर्म है। संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है। और हम लोग इतने दिनों से ये पढ़ते आ रहे हैं कि कौन सा संवैधानिक आयोग है, कौन सा गैर संवैधानिक आयोग है। तो आप अब तक तो ये समझ ही गए होंगे कि संवैधानिक आयोग से आखिर मतलब क्या है, संवैधानिक आयोग कहने का आशय क्या है। संवैधानिक आयोग से तात्पर्य ये है कि संविधान के जो हमारा संविधान के 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, उनमें किसी विशेष भाग और किसी विशेष अनुच्छेद में इसका वर्णन होगा। तो अगर हम संवैधानिक आयोग के देखें और इसके जो संवैधानिक प्रक्रिया देखें, संवैधानिक इसका कहाँ प्रावधान है, तो आप देखेंगे कि भाग 14, संविधान के भाग 14 का जो अनुच्छेद है, जो अनुच्छेद हैं उनमें इनका वर्णन किया गया है। किसका? हमारे लोक सेवा आयोग का। और चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो और चाहे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उनमें जो वर्णन है वो भाग 14 के ही आर्टिकल्स में दिया गया है। आगे कौन कौन से आर्टिकल हैं, कैसे आर्टिकल्स हैं, हम उन सब के बारे में देखेंगे। 315 से 323 तक के जो समस्त आर्टिकल हैं उनमें इनका वर्णन किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का भी और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में भी यहाँ बात की गई है। जब हमने संघ लोक सेवा आयोग पढ़ा था उस समय हमने ये चर्चा करी थी। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पृष्ठभूमि देखेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, उसके बाद इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, संरचना क्या है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की उसको देखेंगे, और उसके बाद हम अध्यक्ष और सदस्यों की क्या स्वतंत्रता है, क्योंकि कोई भी निकाय हो वो एक फ्रीडम के तहत काम करता है, तो किस स्तर तक इनके अध्यक्ष हों चाहे सदस्य हों, उनकी स्वतंत्रता कहाँ तक है, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पॉइंट नंबर 6 में कि आयोग के कार्य क्या हैं, और उसके बाद पॉइंट 7 में हम देखेंगे केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, क्योंकि एग्जाम में कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने उस समय इनके बारे में चर्चा नहीं करी थी, तो जो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम यहाँ देख लेंगे। पॉइंट नंबर 8 में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की जो प्रशिक्षण संस्थान है उनके बारे में, और उसके बाद पॉइंट नंबर 9 में देखेंगे प्रशासनिक सुधार समितियाँ, क्योंकि कोई भी संस्था हो उसमें समय के अनुसार सुधार होते हैं और उन
किन समितियां, कैसी समितियां गठित होती हैं, किन की अध्यक्षता में, कब गठित हुई, इन सब के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम वो भी इसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 में देखेंगे कि विभिन्न प्रशासनिक अधिकरण, ऐसे कौन कौन से प्रशासनिक अधिकरण हैं। हम यहाँ मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ना शुरू करते हैं। पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड के बारे में आप देखिए कि इसके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का क्या बैकग्राउंड रहा है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो जो इसके स्थापना का बैकग्राउंड है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित है। 1935 के पहले इसका अस्तित्व नहीं था। भारत शासन अधिनियम 1935 ये कहा कि प्रांतों में लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। हमने देखा था कि उस समय 1926 में सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई। उसका आधार क्या था? 26 जनवरी 1950 को और आर्टिकल 315(1) के तहत इसके गठन की बात की गई। MPPSC से पहले, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से पहले क्या इसकी व्यवस्था थी, उसके बारे में देखें तो मध्य भारत आयोग था। उसके पहले हमारे चाहे विंध्य क्षेत्र की बात करें, चाहे मध्य क्षेत्र की बात करें, उस समय मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसी कोई संस्था नहीं थी। जो भी एग्जाम होते थे, जो भी कार्य होते थे, वो UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत किए जाते थे। हम देखें कि 1 नवंबर, पॉइंट नंबर 4 कहता है 1 नवंबर 1956 को अनुच्छेद 315 तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3) है, उसके तहत इसका गठन हुआ राष्ट्रपति की अनुशंसा पर। और उस समय राष्ट्रपति जी कौन थे? तो आप जानते हैं कि उस समय हमारे राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे? राष्ट्रपति जी थे। उन्हीं की अनुशंसा पर, उन्हीं की स्वीकृति पर ऐसा संस्थान हमारा गठित हुआ, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, वो मैंने आपको बताया, हमने चर्चा करी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सामान्य परिचय। हम परिचय समझते हैं कि कैसा है हमारा मध्य प्रदेश का लोक सेवा आयोग, जिसका सफर हम एग्जाम के जरिए, एग्जाम को मेहनत के जरिए क्रैक करके तय करने वाले हैं। हम सिविल सेवक बनेंगे और आप में से ही किसी को ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि आप वहाँ के अध्यक्ष और सदस्य की कुर्सी तक पहुँच सकते हैं। आइए हम देखते हैं अधिसूचना। क्योंकि कोई भी संस्था का गठन होता है, कोई भी संवैधानिक आयोग का गठन होता है, उसमें राष्ट्रपति जी की अनुमति आवश्यक है। इसलिए अधिसूचना कब जारी हुई? 27 अक्टूबर 1956 को। और उस समय अधिसूचना जारी करने वाले राष्ट्रपति जो थे, हमने आपको बताया कि वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। उसके बाद स्थापना की अगर बात करें तो स्थापना 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। आधार, क्या आधार था, किस आधार पर इसकी स्थापना हुई? तो आधार अनुच्छेद 315 मैंने आपको बताया, और ये संविधान के भाग 14 में, तथा राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था, उसका अधिनियम जो गठित हुआ था 1956 में, उसकी धारा 118(3) के तहत इसका गठन हुआ। किसका? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का। प्रकृति क्या है इसकी? प्रकृति के बारे में हमने सबसे पहले चर्चा की कि अगर इन सब बातों को ये फॉलो करता है, संवैधानिक अगर इसका ये प्रावधान है, तो स्वतः ही इसकी प्रकृति कैसी होती है? संवैधानिक निकाय की। अब हम देखें मुख्यालय की अगर बात करें तो जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है, वो हमारे मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी, जिसको हम इंदौर के नाम से जानते हैं, इंदौर में इसका मुख्यालय है। आप कभी भी अगर इंदौर जाएं तो एक बार अपना जो लक्ष्य है, जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है आयोग, जिसके तहत आप अपने लक्ष्य का सफर तय करेंगे, वहां जरूर जाएं और देखें कि कैसा मुख्यालय बना है। प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें, जब इसका गठन हुआ 1 नवंबर 1956 में, उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो DV रेंगे जी थे। और इनका कार्यकाल 56 से 57 तक रहा। 1956 से 57 तक का इनका कार्यकाल रहा।
वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात करें कि इस समय वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो राजेश लाल मेहरा जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और इनका क्रम एग्जाम में कई बार क्रम पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी आयोग के अध्यक्ष हों, किन्हीं को लेकर किन्हीं न किन्हीं अध्यक्षों को लेकर क्रम पूछ दिया जाता है। तो आप याद रखें कि ये 18वें क्रम के हैं और ये जो इस पद पर सुशोभित हुए हैं, विराजमान हुए हैं, नियुक्त किए गए हैं, वो जनवरी 2021 में हुए हैं। जनवरी 2021 में इस पद पर नियुक्त किए गए हैं, विराजमान किए गए हैं, ये सुशोभित हैं अभी वर्तमान में इस पद पर। प्रथम परीक्षा आयोजन की बात करें कि पहला परीक्षा आयोजन कब हुआ, तो वो 1948 में हुआ। अब तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं रही, ये इंपॉर्टेंट बात है। कई मान लीजिए कि एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि इनमें से कौन सी महिला अध्यक्ष रही है, तो आप याद रखें कि अभी तक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी। सदस्यों की अगर बात करें तो इसमें 4 सदस्य अध्यक्ष के अलावा, हालांकि इसमें 1973 का मध्य प्रदेश अधिनियम जो गठित हुआ था लोक सेवा आयोगों को लेकर, उसमें यह कहा गया है कि अधिकतम 5 व्यक्ति ही हो सकते हैं। वर्तमान में हमने अध्यक्ष की बात कर ही ली। अगर हम सदस्य की बात देखें कि कौन कौन से सदस्य हैं, साथियों ये जो सदस्य मैं बताने जा रहा हूं ये वर्तमान में थे, ये बदलते भी रहते हैं। तो आप जब भी एग्जाम देने जाएं उसके पहले इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में देख लें एक बार कि वर्तमान में सदस्य और अध्यक्ष कौन है। चंद्रशेखर रायकर अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, और रमन सिंह सदस्य हैं। देवेंद्र सिंह और कृष्णकांत शर्मा जी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य के तौर पर हैं। अब आइए हम देखते हैं, क्योंकि हमने कल संघ लोक सेवा आयोग पढ़ा, उसको इतना डिटेल में हमने पढ़ लिया कि बार बार संघ लोक सेवा आयोग का नाम याद आ जाता है। हालांकि आप याद रखें कि हम यहाँ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो अध्यक्ष की बात हो चाहे सदस्य की, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में बात की जा रही। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3 कहता है महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं किसको, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर के। अनुच्छेद 315 का सब आर्टिकल 1 कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग का गठन होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की बात आर्टिकल 315 के 1 में कही गई है। अनुच्छेद 316 कहता है अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति व योग्यता क्या होगी। इनकी नियुक्ति और योग्यता जो है उसके निर्धारण का काम हमारे राज्यपाल जी करते हैं। कहाँ? इसमें राज्य लोक सेवा आयोग में, और यही सेम स्थिति मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की है, वहां राज्यपाल जी ये निर्धारित करते हैं। योग्यता, हालांकि संविधान में इनकी योग्यता का ऐसा कोई वर्णन नहीं है, लेकिन जो भी सदस्य होंगे, जो भी आयोग में सदस्य होंगे, उनमें आधे से ज्यादा सदस्य ऐसे होंगे जिनको भारत सरकार या राज्य सरकार की सेवा के अंतर्गत 10 वर्षों का कम से कम अनुभव हो। जितने टोटल सदस्य होंगे उनमें से 50% आधे सदस्यों का ऐसा होना आवश्यक है। यही योग्यता की बात इसमें की गई है। 316 का जो सब आर्टिकल 1 है और उसका जो ए है उसमें है कार्यकारी अध्यक्ष। कई बार जैसे सेवानिवृत्त हो गए अध्यक्ष और पद खाली है या किसी कारणवश वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उस समय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने का काम राज्यपाल कर सकते हैं। और ऐसा प्रावधान कब किया गया? तो 15वां संविधान संशोधन 1963 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया। ये शक्ति किसको दी गई? तो ये शक्ति राज्यपाल जी को दी गई है। हम आर्टिकल 316(2) की बात करें तो इसमें कहा गया है पदावधि व त्यागपत्र। पदावधि व त्यागपत्र के बारे में अगर देखें तो इनकी जो पदावधि है वो 6 वर्ष है या 62 वर्ष। इनमें से चाहे पहले कार्यकाल उनका 6 वर्ष का हो जाए, चाहे उनकी उम्र आयु 62 वर्ष हो जाए, जो भी पहले हो जाएगी उसके तहत इनको सेवानिवृत्त दे दिया जाएगा। और ऐसा काम राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, राज्यपाल को त्यागपत्र दिया जाता है। 316(3) पुनः उसी पद पर नियुक्त नहीं। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, आप ध्यान से देखें क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे गलत ना हो।
पुनः नियुक्ति की बात करता है कि उसी पद पर पुनः नियुक्त नहीं होंगे। आर्टिकल 316 का सब आर्टिकल 3 ये कहता है। तो आप याद रखिए कि मान लीजिए कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कोई अध्यक्ष है, तो वो पुनः उसी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं बन सकता। कोई मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सदस्य है तो वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सदस्य नहीं बन सकता। अब देखिए कि वो क्या बन सकता है। तो जो कोई भी किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है वो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है। जो यहाँ का सदस्य है वो राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य नहीं, लेकिन वो उसी लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है, या कि जो अध्यक्ष है वो किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ऐसी बात की गई है अपने पद पर, जिस पद पर वो है और उसी संस्था में वो पुनः सुशोभित नहीं होगा। इसकी बात आर्टिकल 316(3) में की गई है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 317 अनुच्छेद 317 का सब आर्टिकल 1 कहता है अध्यक्ष व सदस्यों के हटाने की प्रक्रिया। देखिए साथियों, नियुक्ति राज्यपाल जरूर करता है, त्याग पत्र भी राज्यपाल को देते हैं, लेकिन जब हटाने की प्रक्रिया की बात आएगी कि हटा कौन सकता है इनको, तो राष्ट्रपति जी को यह अधिकार है। और वो किस अधिकार के तहत ऐसा करेंगे, ऐसी कौन सी बात होगी जिसके तहत वो इनको हटाने की प्रक्रिया, हालांकि ये भी स्वतंत्र नहीं है, इसमें संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान का जो प्रक्रिया इनकी है वो आर्टिकल 145 के तहत जब उच्चतम न्यायालय की जांच रिपोर्ट के बाद ही वो ऐसा कर सकते हैं। और आप ये याद रखें कि जब भी उच्चतम न्यायालय ऐसी बात करेगा, जब ये परामर्श लेंगे, तो वो परामर्श बाध्यकारी सलाह होगी, बाध्यकारी सलाह। उसके बाद आप मुकर नहीं सकते। अगर आपको किसने, सर्वोच्च न्यायालय से अगर आपने परामर्श मांगा कि इनको हटाना है और सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी जांच रिपोर्ट दी कि हाँ इनको हटाया जाना चाहिए, तो राष्ट्रपति जी को ऐसा करना ही होगा, बाद में वो उससे मुकर नहीं सकते। आधार क्या होगा हटाने के लिए? आधार क्या होगा? तो साबित कदाचार के आधार पर हटा सकते हैं। अब साबित कदाचार में क्या क्या बातें आएंगी वो हम देखते हैं। अनुच्छेद 317(4) में ये कहा गया है कदाचार क्या होता है कि निगमित कंपनी से आपने करार करा हो, भारत या राज्य सरकार की किसी संविदा का इच्छुक हो आप, कि आपने किसी अवैतनिक पद धारण कर लिया हो, या आप दिवालिया हो गए हो। हटाने का आधार दिवालिया हो जाना, अनवैतनिक कार्य करना, या आप शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गए हो उस पद को निभाने के लिए, तब ऐसा राष्ट्रपति जी सुनिश्चित कर सकते हैं। जांच के दौरान निलंबन, हमने जब संघ लोक सेवा आयोग पढ़ा उस समय हमने ये पढ़ा कि संघ लोक सेवा आयोग का जो प्रक्रिया होगी हटाने की, उस समय जब प्रक्रिया चल रही होगी, हम उस समय इनको राष्ट्रपति जी नहीं हटा सकते, लेकिन राज्यपाल जी प्रक्रिया के दौरान निलंबन कर सकते हैं। जांच के दौरान निलंबन कौन करेगा? तो वो राज्यपाल जी कर सकते हैं किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग का। उसी प्रकार की स्थिति मध्य प्रदेश में भी है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आपको स्लाइड प्रॉपर दिख रही है, आप इसका चाहें तो अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे कि भूल सकते हैं, नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट भी रख सकते। अनुच्छेद 318 क्या कहता है? अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें, सदस्य की संख्या, इनका वेतन भत्ते आदि तय करने का शक्ति जो है कार्य कौन करता है? वो राज्यपाल जी करते हैं। और राज्यपाल को ऐसी शक्ति किस आर्टिकल के तहत है? तो अनुच्छेद 318 के तहत। अनुच्छेद 319 कहता है कि आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की पुनः नियुक्ति नहीं होगी, पुनः नियुक्ति अपने उसी पद पर नहीं होगी। अध्यक्ष जो है राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है, मैंने इसके बारे में पहले आपको भी चर्चा करी है कि यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य या अन्य किसी स्टेट पीसीएस का, अन्य किसी राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बन सकता है। जो सदस्य है वो यूपीएससी का अध्यक्ष, यूपीएससी का सदस्य या उसी या अन्य
उसी जिस आयोग में है वो उसी का अध्यक्ष या अन्य किसी लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष का पद धारण कर सकता है कौन? सदस्य। और अध्यक्ष के बारे में ये प्रावधान है। अनुच्छेद 320 कहता है कि लोक सेवा आयोग के कार्य, अब कार्य क्या होंगे, क्योंकि जो कोई भी संस्था अगर गठित हुई है तो वो किसी न किसी उद्देश्य, किसी न किसी काम के तहत गठित हुई है। वो ऐसे ही किसी बिना उद्देश्य के तो गठित नहीं हुई है। तो हम देखें कि अनुच्छेद 320 में ये कहा गया है कि लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में चर्चा है कि इनका कार्य क्या है। राज्य की सेवाओं की नियुक्तियों का काम करता है राज्य लोक सेवा आयोग। सिविल सेवाओं के नियम बनाने की जब बात आती है तो उसमें परामर्श देने का काम राज्य लोक सेवा आयोग। परीक्षा प्रणाली तय करने का काम राज्य लोक सेवा आयोग का होता है। उसी प्रकार पदोन्नति, स्थानांतरण जैसी कोई अगर बात है तो उसमें भी परामर्श देने का काम राज्य लोक सेवा आयोग का होता है। अनुच्छेद 321 इसमें देखें, कहता है लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार राज्य विधानमंडल के अधीन। अगर कोई विस्तार करना चाहे तो कौन कर सकता है? अगर राज्य लोक सेवा आयोग का किसी कार्य को विस्तार देना चाहे तो वो उस राज्य का राज्य विधानमंडल दे सकता है, नियम कानून बना सकता है, ऐसी शक्ति उसके पास है आर्टिकल 321 के तहत। 322 कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय जो हैं, व्यय अर्थात खर्चे, जो भी इनके खर्चे हैं, चाहे वो इनके वेतन भत्तों की बात हो या अन्य किसी प्रकार के खर्चे हों, वो संबंधित राज्य के संचित निधि पर भारित होगा। और संचित निधि पर इनके जब व्यय की बात आएगी उस समय मतदान जैसी कोई बात नहीं होगी, मतदान उसमें नहीं होगा। आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 323 कहता है कि लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट। लोक सेवा आयोग जो है, जैसे हमने संघ लोक सेवा आयोग में देखा कि उसमें वार्षिक रिपोर्ट कौन, जो संघ लोक सेवा आयोग है वो राष्ट्रपति जी को देता है और राष्ट्रपति जी उसका समय समय पर संसद में रखवाते हैं। इसी प्रकार का काम कौन करता है? इसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य है कि उसकी जो रिपोर्ट है वर्ष भर में वो किसको देता है? राज्यपाल को। और राज्यपाल जी क्या हैं? विधानमंडल में उसको ले जाकर रखवाते हैं। ऐसी संवैधानिक प्रक्रिया है, ऐसी संवैधानिक प्रक्रिया है। अब पॉइंट नंबर 4, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की संरचना क्या है? अब हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की संरचना के बारे में देखेंगे। हालांकि हमने संक्षिप्त में ऊपर बात कर ली है, यहाँ विस्तार से हम समझेंगे। एक अध्यक्ष है, वह 4 सदस्य हैं वर्तमान में। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं। राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है यह इनकी क्या संख्या। और मैंने आपको बताया कि जो 1973 है, जो लोक सेवा आयोग से संबंधित नियम है, उसमें अधिकतम संख्या 5 हो सकती है। अभी वर्तमान स्थिति इसकी यही है। नियुक्ति व त्यागपत्र की जब बात आएगी तो राज्यपाल जी को ये अधिकार है, उनको त्यागपत्र दिया जा सकता है। पदावधि मैंने आपको बताया कि 6 वर्ष या 62 वर्ष की जो भी पहले हो, चाहे उनका 6 वर्ष का कार्यकाल पहले हो जाए, चाहे 62 वर्ष की आयु पहले हो जाए, तब तक के लिए होता है। निलंबन की जब बात आएगी तो राज्यपाल जांच के दौरान निलंबन कर सकते हैं, लेकिन हटाने का राष्ट्रपति जी का है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों की स्वतंत्रता क्या है? क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि कोई भी संस्था हो, कोई भी निकाय हो, कोई भी आयोग हो, उसकी एक स्वतंत्रता होती है, उसी के अंतर्गत उसका काम होता है। स्वतंत्रता में पदावधि की सुरक्षा है इनके पास। राष्ट्रपति एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार, देखिए राष्ट्रपति जी को ये अधिकार है कि वो इनको हटा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी मनमाने ढंग से इनको हटाने के लिए एलिजिबल नहीं है, मनमाने ढंग से वो इनको नहीं हटाते हैं। एक नियम प्रक्रिया होती है जिसको फॉलो करते हैं। मैंने आपको बताया कि वो संवैधानिक प्रक्रिया है। सर्वोच्च न्यायालय की जांच रिपोर्ट गठित होगी, वो अगर कहती है कि इनको हटाया जाना चाहिए तभी हटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार ही हटा सकते हैं, ऐसी बात यहाँ की गई है। पॉइंट नंबर 2 में है अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः उसी पद पर नियुक्त नहीं होते हैं, उसी पद पर नियुक्त नहीं होते हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल भारत सरकार व राज्य सरकार के अधीन
किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं है। मैंने आपको बताया कि वो चाहे संघ सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्रीय सरकार हो, उसके अंतर्गत वो किसी भी लाभ के पद पर सुशोभित होने के लिए पात्र नहीं होते। पॉइंट नंबर 4, अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन व भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे और उसमें मतदान नहीं होगा। इसके बारे में मैंने आपको बताया है। वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, वो उनको करना ही होगा। अब देखिए, जो पॉइंट नंबर हमारा 6 है, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं सब उद्देश्यों के कारण ही तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। काम क्या है, जब हम ये समझेंगे तब तो हमको लगेगा कि हाँ, इसकी आवश्यकता थी, इसका गठन होना चाहिए था। पहले पॉइंट में कहा गया है कि राज्य सरकार में नियुक्ति के लिए परीक्षा का संचालन करने का काम कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग। जो भी राज्य स्तर के लोक सेवकों की भर्ती होती है, उनको कराने का काम कौन करता है? मध्य प्रदेश का लोक सेवा आयोग। उसमें कई सारी परीक्षाएं हैं, चाहे हम मध्य प्रदेश की प्रशासनिक परीक्षा की बात करें, इंजीनियरिंग के बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं और हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग उनको कंडक्ट कराता है। फॉरेस्ट के एग्ज़ाम को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कंडक्ट कराता है। तो ऐसे ये तमाम जो लोक सेवकों की भर्ती होती है, उनके परीक्षा का संचालन करने का काम कौन करता है? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है। राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग करता है। पॉइंट नंबर 2, राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्देशित किसी विषय पर सलाह देना, और ये किस आर्टिकल के तहत ऐसा कर सकता है? तो अनुच्छेद 320 का जो सब आर्टिकल 3 है। इसमें क्या होता है कि कई बार राज्यपाल को लगता है कि सरकार के लिए आवश्यक है, राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्देशित जो कोई विषय रिकमेंड किए जाते हैं, उस पे अगर राज्यपाल सहमति देते हैं तो कौन? जो हमारा राज्य लोक सेवा आयोग है, वो उसमें सलाह दे सकता है, परामर्श कर सकता है, परामर्श दे सकता है। अब इसमें लोग कई बार किन विषयों पर सलाह मांगी जाती है, उनके बारे में यहाँ देखते हैं कि किन विषयों पर हमारे संघ लोक सेवा आयोग से, राज्य लोक सेवा आयोग से बात की जाती है, सलाह मांगा जाता है। लोक सेवकों की निंदा की बात हो, उसके बाद अनिवार्य सेवा निवृत्ति की बात हो, पद मुक्ति या बर्खास्तगी की बात हो, या अन्य विषय परीक्षाओं से संबंधित हों, लोक सेवकों से संबंधित हों, और उनमें कई बार स्थानांतरण वगैरह पदोन्नति के बारे में बात करने के लिए भी इनसे रिपोर्ट मांगी जाती है राज्य लोक सेवा आयोग से। आप याद रखें, आरक्षण से संबंधित किसी भी विषय पर कि हम इस जाति वर्ग को आरक्षण देने का काम करते हैं, उस संबंध में संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, उसके बारे में चर्चा नहीं की जाती। पॉइंट नंबर 3, प्रतिवर्ष राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिवेदन देना होगा। मैंने आपको बताया कि जो भी काम आयोग करता है उसका साल भर में प्रतिवेदन राज्यपाल को देगा, और जो राज्यपाल हैं, माननीय राज्यपाल हैं किसी भी राज्य के, हमारे यहाँ की अगर बात करें, वर्तमान में हमारे यहाँ गुजरात के मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हैं। इनको हमारा लोक सेवा आयोग देगा अपनी वार्षिक रिपोर्ट, तो ये रखवाएंगे विधानमंडल में, और हमारे यहाँ इस समय मामा जी की सरकार है, वहाँ इनके संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कौन? राज्यपाल जी। विधानमंडल में रखेंगे, विधानसभा में रखेंगे। आइए हम देखते हैं पॉइंट नंबर 7, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान की अगर बात करें, हमने जब इसकी भूमिका के बारे में बात करी थी तो हमने वहाँ कहा था कि हम इसके बारे में बात करेंगे केंद्रीय प्रशिक्षण, क्योंकि कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन में ऐसे संस्थान आते हैं और उसके बारे में आपसे पूछा जाता है कि ये कहाँ है, ये किनसे संबंधित है। प्रशिक्षण संस्थान है और इधर सेवा है, किस सेवा के लिए, ये कौन सा प्रशिक्षण संस्थान है, उसके बारे में हम देखेंगे। हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी संस्थान बहुत सारे हैं, आप लिस्ट में एक बार गूगल करके देख लीजिएगा। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी उत्तराखंड, जो ये मसूरी में है साथियों, ये 1959 में एस्टेब्लिश हुई। कई बार कहते हैं लोग कि अगर जीते जी स्वर्ग आपको देखना है तो आप एक बार सिलेक्शन लेकर मंसूरी की
लवासना जाइए, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी जाइए, यहाँ IAS की ट्रेनिंग होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की ट्रेनिंग होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अकादमी हैदराबाद तेलंगाना में है। ये 1948 में इस्टेब्लिश हुई और इसमें क्या होता है, IPS जो होते हैं इंडियन पुलिस सर्विस के जो लोक सेवक होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून उत्तराखंड में है। उत्तराखंड भी बहुत अच्छी जगह है, आपको अगर कभी समय लगे, मौका लगे, आप वहाँ जाइए। साथियों, यहाँ हमने 2 डेट लिखी और इसमें से जो 1938 है, इसमें जो इसका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी का नाम इंदिरा गांधी पड़ा वो 1987 में पड़ा। इसके पहले इसका नाम फॉरेस्ट वन विभाग करके था और यहाँ IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लोगों की ट्रेनिंग होती है। ये कुछ महत्वपूर्ण केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान थे, हमने उनके बारे में देखा। आइए हम देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर के कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और सीधे सीधे वो आपको संस्थान दे देंगे, वो आपसे इनके सन के बारे में पूछ लेंगे, या वो ये पूछते हैं कि ये संस्थान कहाँ स्थापित है, किस कार्य के लिए स्थापित है। तो मध्य प्रदेश की प्रशिक्षण संस्थान के बारे में हम देखते हैं। तो आइए समझते हैं। पहला पॉइंट, RCPV नौरोहना प्रशासनिक व प्रबंधकीय अकादमी। साथियों, जब आप सेलेक्ट होकर डिप्टी कलेक्टर की ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो आपको यहीं जाना पड़ेगा। और जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो साथी, जो मित्र हमारे तैयारी करते हैं, उनका ये सपना होता है कि मैं एक बार RCPV नौरोहना अकादमी में एक बार ट्रेनिंग करूं और वहाँ का देखूं कि वहाँ कैसे प्रशिक्षित किया जाता है। इसकी स्थापना 1966 में हुई और ये जो मुख्यालय है, ये जो संस्थान है वो भोपाल में है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी। अगर इसकी हम बात करें तो ये 1906 में स्थापित और सागर में है। पॉइंट नंबर 3 में रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, ये इंदौर में है। पॉइंट नंबर 4 में कहता है मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी जो है वो भोपाल में है। आप इनको देखें और इनको आप, क्योंकि महत्वपूर्ण है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने यहाँ चर्चा की है। ग्रामीण विकास संस्थान की अगर बात करें तो ये जबलपुर में है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में देखें कि ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान, तो ये अमरकंटक में है। ये अमरकंटक भी एक अच्छी जगह है, वहाँ से आप जानते हैं कि नर्मदा नदी जी का उद्गम स्थल है। एक पहाड़ी कहें कि एरिया है, अच्छा है, वहाँ आप कभी मौका मिले तो जाए, क्योंकि जब आप जाते हैं वहाँ की प्रकृति के शोभी देखते हैं और वहाँ की समृद्धता देखते हैं तो आपके मन में हमेशा के लिए एक अलग छाप छोड़ता है और आप हमेशा प्रसन्न महसूस करते हैं। बहरहाल आइए यहाँ देखते हैं पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान की अगर हम बात करें तो ये भोपाल में है। तो इस तरह हमने कुछ इम्पोर्टेंस प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में देखा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रशासनिक सुधार से संबंधित प्रमुख समितियां, क्योंकि समितियों को लेकर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हमने यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जो पहले शुरू में स्थापित हुई, गठित की गई और उसके बाद जो वर्तमान में है उनके बारे में हमने चर्चा की है। समितियां तो बहुत सारी हैं और हालांकि समितियों की लिस्ट आपको मिल जाएगी, आप उनको देखें। सरसरी निगाह से अगर आप एक बार देखे रहेंगे तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही कर पाएंगे। हमने कुछ यहाँ महत्वपूर्ण समितियों के बारे में बात की गई है, वो आप देखें। AD गोरवाला समिति 1951 में ये गठित हुई। इसका काम क्या था? लोक प्रशासनिक संस्थान को लाने की सिफारिश इसी समिति ने की थी। किसने? AD गोरवाला समिति ने, जिसका गठन 1951 में हुआ। N गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट 1950 में आई। इन्होंने कहा स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्रियों की संस्तुति जो हुई वो इन्हीं N गोपाल स्वामी अयंगर रिपोर्ट के तहत हुई। क्योंकि हम देखते हैं चाहे हमारी विधानसभा में हो, चाहे हमारी संसद में हो, चाहे हमारे किसी भी मंत्रिमंडल में हो, तो उसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री,
एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, उन्हीं के बारे में बात की गई। हम जब संवैधानिक प्रक्रिया पढ़ेंगे, संविधान में आएंगे, जब हम संसद के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे, उस समय हम विस्तार से पढ़ेंगे कि कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होते हैं, इनके काम क्या होते हैं, इनकी भूमिका क्या होती है, उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और अपन पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। जो समिति नंबर 3 है वो कहते हैं पॉल एल लेवी की रिपोर्ट जो है वो आई 1952-53 के आसपास, और इसमें कहा गया कि सभी लोक सेवकों का एकीकरण, एक सामान्य सेवा के बारे में चर्चा इसी में की गई, पॉल समिति की रिपोर्ट में। उसके बाद अगर हम हाल की बात करें तो बीके चतुर्वेदी समिति का गठन 2004-2005 के आसपास हुआ, और इसमें सचिवों की समिति का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किया, ऐसी बात कही गई। अब हम आइए आज के अंतिम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, अंतिम पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रशासनिक अधिकरण। देखिए, प्रशासनिक अधिकरण बहुत सारे हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत केंद्र सरकार के लिए अलग प्रशासनिक अधिकरण, मध्य राज्य के लिए अलग। हम यहाँ मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण की पृष्ठभूमि के बारे में समझेंगे, उसकी क्या स्थिति थी, वर्तमान में क्या है, हम उसको पॉइंट वाइज देखेंगे। मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण, पॉइंट नंबर फर्स्ट में यह है कि मध्य प्रदेश में 1985 में राज्य सरकार व प्रशासनिक अधिकारियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद। देखिए, प्रशासनिक अधिकरण का गठन क्यों होता है? इनके बीच अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, चाहे वेतन से संबंधित हो, भत्तों से संबंधित हो, और स्थानांतरण, पदोन्नति आदि किन्हीं भी मामलों का निपटारा करने के लिए प्रशासनिक अधिकरण का गठन किया जाता था। इसका मुख्यालय जबलपुर में था। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि कुछ ऐसे कारण हुए जिसके तहत 2003 में 1 अप्रैल 2003 में इसको भंग कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। राज्य सरकार, कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप ऐसे हुए जिसके कारण 1 अप्रैल 2003 को इसको समाप्त कर दिया गया। अधिकरण को उच्च न्यायालय स्तर, अगर हम इसकी स्तर की बात करें कि इसकी शक्ति कहाँ तक है, तो इसकी उच्चतम न्यायालय स्तर की अधिकारिता है। चाहे वो शक्तियां हों, अधिकार के साथ अवमानना के लिए, इन सब चीज़ों के लिए दंड जैसे प्रावधान करने की भी शक्ति किसके पास है? हमारे मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के पास ऐसा है। राज्य प्रशासनिक अधिकरण जो गठित होते हैं उनके पास है। तो साथियों, आज हमने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में विस्तार से पढ़ा, विस्तार से हमने चर्चा करी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमने जो पढ़ा वो आपको बेहतर समझ आया होगा। हमने कोशिश करी है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित है वो छूटे नहीं। हमने सभी फैक्ट्स, सभी आयाम, चाहे संवैधानिक पृष्ठभूमि से लेकर के हमने वर्तमान स्थिति तक सभी पर बात करी है, हमने पढ़ा है। इसलिए आप हमसे जुड़े रहें, आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं और अधिक परिश्रम करें, इसका आप बेहतर सदुपयोग करें और एग्जाम में सफलता हासिल करें। हमारा प्रयास और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। हम लगे हैं। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमसे जुड़िए और अपनी तैयारी को, आपने कितना तैयार किया है अपना मैटर, कितना आपको चीज़ें याद हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप जुड़े रहें कंपटीशन कम्युनिटी की टीम के साथ और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।